नमस्कार दोस्तों, मैं रीत कुमार आपसे स्वागत करता हूँ न्यूट्रिशन पे। आज हम पढ़ेंगे 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स। आप जानते हैं आज की वीडियो से एक दिन लेट हो गई है और किसी कारणवश मैं कल ही वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए आज से अपलोड कर दे रहा हूँ। तो ये आपकी याद रखिएगा, ये 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक की आपकी वीकली करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ आपको सही वीडियो की नोटिफिकेशन और PDF मिल जाएंगी। आपको टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन 4th पैरा एशियन गेम्स 2022। जो कि आपको पता है अभी भारत ने, आपको ये बताना है कि भारत ने चौथे पैरा एशियाई खेलों में, जो कि 2022 के थे, अब मतलब थे 2022 के, पर कोविड की वजह से लेट हो गए, 2023 में आयोजित किए गए हैं। तो इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, 111 पदक जीते हैं इसके अंदर। और ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका चाइना में हुआ था आपका। ठीक है, चाइना में आपके गेम्स हुए थे, कारण ये हैंगजोउ जगह है, हैंगजोउ, इस यहाँ पे हुए थे आपके कौन से एशियन पैरा गेम्स। ठीक है, आपको ये 4th एडिशन था और ये आपका 2022 में होना था, जो कि पोस्टपोन होकर 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक कहाँ हुए थे? चाइना में हुए आपके। ठीक, तो यहाँ आपको बता दें ये इसका जो अब शादी में जब इसका उद्घाटन है तो उद्घाटन समारोह में कंटिजेंट जाता हमारा, उसमें एक झंडा लेके जाते हैं ना लोग, जो सबसे आगे झंडा लेके चलता है भारत का, उनका नाम क्या था? उनका नाम था पारुल परमर और अमित सरोहा। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है भारत का ध्वज, जो भारत के ध्वज वाहक थे। ये कहते हैं क्या है, कंटिजेंट थे किसके? ओपनिंग सेरेमनी के। ठीक है, इसमें भारत ने एथलेटिक्स में 18 गोल्ड, 17 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज टोटल जीते हैं इसमें, है ना। और इसमें आप जब बैडमिंटन में देखें तो 4 गोल्ड, 4 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बैडमिंटन में हमने 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और आर्चरी में हमने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। और शूटिंग में हमने कितने जीते हैं? 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, टोटल कितने हैं? तो वो एथलेटिक्स में 55 और आपके बैडमिंटन में 21, आर्चरी में मतलब तीरंदाजी में 7 और शूटिंग में 6, और टोटल मिला कितने हो गए? ये आपके 111 हो गए। ठीक है, चलिए आप देखते हैं यहाँ रैंक दे रखी है। जैसे नंबर 1 पे आपका चाइना रहा है इसमें, जिसने टोटल 521 मेडल जीते हैं, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, 214 गोल्ड मेडल जीते हैं चाइना ने। नंबर 2 पे ईरान रहा है 44 के साथ। नंबर 3 पे जापान और नंबर 4 पे साउथ कोरिया रहा है। साउथ कोरिया से 1 पॉइंट पीछे हुए, क्योंकि अगर हमारे पास 31 गोल्ड होते तो हम, या 30 गोल्ड होते, है ना, तो हम क्या नाम है साउथ कोरिया से आगे होते। ठीक है, तो भारत की पोजीशन कितनी रही? 5th रैंक रही इसमें। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SBI। तो SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं किसके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। तो ये आपको बताना है कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इसका उद्घाटन किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली ने। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने ये जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत करी है। तो इसके बारे में बता दें कि दिल्ली सरकार ने जो स्टूडेंट्स हैं, जो SC ST OBC EWS कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए फ्री कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू करी है। इसके तहत लोग क्या है, जो बच्चे होंगे उनको क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं और जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसकी कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी, उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी इसकी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप URIDA टू इम्प्लीमेंट CM ग्रिड स्कीम। तो आपको बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने URDI को लागू किया है, CM ग्रिड स्कीम को लागू करने के लिए। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी URIDA की स्थापना करी है। तो इसके बारे में बता दें URIDA फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बता दें इसकी फुल फॉर्म है अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ये इसकी फुल फॉर्म है URIDA की, और ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आती है उत्तर प्रदेश सरकार के तहत। ठीक है, URIDA जो है, जो कि इम्प्लीमेंट करेगी जो भी काम होंगे, जो भी आपके CM ग्रिड स्कीम के तहत, इसे हम क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। इसके तहत क्या नाम है आपके, जैसे या शॉर्ट में से कहते हैं CM ग्रिड स्कीम। इसके तहत इसके जितने भी काम होंगे उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अक्टूबर के अंदर इसको अप्रूव किया है और लगभग 500 करोड़ रुपए इसके लिए लागू करे गए हैं, जिसके तहत क्या है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से
आपके रोड बनाए जाएंगे। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन गिवन दी शेवलियर डांस एलरोडे डेज आर्ट एल्टेड लेटर्स। तो ये अवार्ड है कौन से? शेवलियर डांस एलरोडे डेज आर्ट्स एंड एट डेस लेटर्स पुरस्कार किसने जीत दिया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ऋचा चड्ढा जी को। जी हाँ, इनको ऋचा चड्ढा जी को मिला है ये अवार्ड। ये फ्रांस का अवार्ड है, इसलिए थोड़ा फ्रेंच लैंग्वेज में नाम है तो थोड़ा याद रखिएगा। तो इसको मैं बता दें, ऋचा चड्ढा जो है, एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा जी हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है। किसके फील्ड में? आर्ट के फील्ड में अच्छा काम करने के लिए इसलिए दिया गया है इनको। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है माई होचोंगबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो मेरा होचोंगबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, मणिपुर के अंदर। जी हाँ, मणिपुर के अंदर आपकी त्यौहार मनाया जाता है। आप देखते हैं फोटोज़ का। तो इसके बारे में बता दें, ये एक एनुअल फेस्टिवल है मेरा होचोंगबा, जो मणिपुर में मनाया जाता है। और ये आपका हर साल कंगला डिस्ट्रिक्ट है इम्फाल के अंदर। इम्फाल कौन सा आप जानते हैं? मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, वहाँ पे मनाया गया है। आपका कब? 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, और इसके तहत ये क्या प्रमोट करते हैं? ये प्रमोट करते हैं आपकी स्ट्रेंथन रिलेशन बिटवीन हिल ट्राइब्स एंड पीपल ऑफ द वैली। तो जो आपके पहाड़ों पर पहाड़ी जनजाति और जो घाटी में रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में जो संबंध और उनको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए क्या है, इसके लिए मजबूती देने के लिए ये आपका फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है हु हैज़ बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 10 फाइनलिस्ट फॉर द ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023। तो ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023 के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्ट में किसे रखा गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, दीप नारायण नायक। जी हाँ, दीप नारायण नायक जी को रखा गया है ग्लोबल टीचर प्राइज़ के लिए टॉप 10 के फाइनलिस्ट में। तो टॉप 10 में से किसी एक को चुना जाएगा, जो ग्लोबल टीचर का नाम होगा वहाँ पे ये रखा गया, उनका नाम आया है। ठीक है, तो आपको बता दें दीपक नारायण नायक हैं, ये वेस्ट बंगाल के टीचर हैं। इनको टॉप 10 फाइनलिस्ट में रखा गया है ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2023 के लिए। आपको बता दें ये जो प्राइज़ है ये यूके बेस्ड वारकेरी फाउंडेशन है, जिसने जो देता है किसी के साथ मिलके यूनाइटेड नेशन, दुबई केयर और यूएई बेस्ड फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, इनके कोलैबोरेशन से ये अवार्ड दिया जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपको बता दें ये टॉप 10 फाइनलिस्ट में उसमें आप नाम दे सकते हैं दीपक नारायण नायक, एरिक असोमानी अस्तने, और ये गैसो बोनोलिया, मेलिसा टेरेसी, ऑर्थर प्रोइडावकोव, एनी ओहाना, सिस्टर जेफ, मेरिटी व्हीलर, निकोलस गौवी और सोफिना वोरा। ये टॉप 10 फाइनलिस्ट हैं आपके। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन फिनटेक यूनिकॉर्न अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिसर्च फर्म स्टेटिस्टा। तो वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत की रैंक क्या है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, 3rd रैंक रही है भारत की इसमें। ठीक है, तो यूनिकॉर्न जानते हो एक ऐसी कंपनी जिसकी जो पूरी वैल्यूएशन होती कंपनी वो 1 बिलियन हो जाए। ठीक है, जिसकी वैल्यूएशन कितनी 1 बिलियन हो जाए कंपनी की, उसे हम कहते हैं आपकी फिनटेक कंपनी कहते हैं उसके। ठीक है, तो आपको बता दें या 1 बिलियन कह सकते हो या 100 मिलियन भी कह सकते हो। 100 मिलियन भी कह दो, है ना, 100 मिलियन भी कोई लोग कह देते हैं, कोई 1 बिलियन भी कह सकते हो, क्योंकि 1 बिलियन इक्वल टू 100 मिलियन ही होता है। ठीक है, तो आप बता दें इसमें भारत की रैंक 3rd रही है। ठीक है, 3rd रैंक रही है, और इसमें यहीं पे नंबर 1 पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स रहा है और नंबर 2 पे यूनाइटेड किंगडम रहा है। ठीक है, और लगातार ये अपने 1st 2nd पोजीशन बने हुए हैं लगातार कई सालों से। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो वो यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा आपके यूनिकॉर्न्स आए कितने? 134 एक साल के अंदर। यूनाइटेड किंगडम में 27 आए हैं। इंडिया में 17 हैं, क्योंकि तभी 3rd नंबर पर आया इंडिया हमारा। चाइना 4थे नंबर पर आया है टोटल 8 स्टार्टअप के साथ, 8 ऐसे यूनिकॉर्न्स रहे हैं। फ्रांस 5वें नंबर पे, ब्राज़ील 6ठे नंबर पे और जर्मनी 7वें नंबर पे, मैक्सिको 8वें नंबर पे, सिंगापुर 9वें नंबर पे और नीदरलैंड 10 नंबर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कैंसर रेट इन इंडिया। तो भारत में किस राज्य में कैंसर दर सबसे अधिक है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मिजोरम में। जी हाँ, आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट हमारी ईस्टर्न स्टेट है हमारा, ये जो छोटा सा राज्य है हमारा, ये मणिपुर, ये सॉरी मिजोरम जो हमारा राज्य है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको कैंसर पेशेंट मिले हैं, हाई रेट मिले हैं कैंसर के। ठीक है, इसके बारे में बता दें मिजोरम हैज़ द हाईएस्ट कैंसर रेट इन इंडिया, और यहाँ पे ज़्यादातर स्टमक कैंसर पाया जाता है किसमें?
मेंस जो आदमी हैं उनमें स्टमक कैंसर पाया जाता है, जिससे कि उनकी डेथ हो जाती है। वहीं महिलाओं में आपको ज़्यादातर महिलाओं में कॉमन मिलेगा लंग कैंसर। तो फीमेल्स में लंग कैंसर और मेंस में स्टमक कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे जो आपकी मोर्टेलिटी रेट है वो लगातार बढ़ रही है, खासकर यंग जनरेशन के अंदर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है वेयर हैज़ 15th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम बीन इनॉग्रेटेड। तो 15वें जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, मुंबई के अंदर किया गया आपका। ठीक है, टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो, ये इसके थीम याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आप बताते हैं कि 15वां ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में आपका इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई के अंदर। ठीक है, और ये आपका किसके द्वारा मिलाया था? नेहरू युवा केंद्र संगठन और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन दोनों के कोलैबोरेशन या मिल के दोनों ये क्या है ना आपका ये प्रोग्राम चलाया जाता है। आपको ये इवेंट कब हुआ था? 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हुआ था, जिसमें टोटल 220 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट करा था इसके अंदर। ठीक है, और इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है जनरेट क्यूरियोसिटी अमंग द ट्राइबल यूथ एंड encourage them to part of the mainstream of development। मतलब आपको जो आदिवासी लोग हैं, जिज्ञासी आदिवासी लोग युवाओं हैं, उनको क्या है मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा बनाने के लिए ये आपका प्रोग्राम करा जाता है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस। तो किस देश की पहली उपग्रह आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा किसने लॉन्च की है? तो देश की पहली आपकी सेवा लॉन्च करी है रिलायंस जियो ने। ठीक है, रिलायंस स्पेस फाइबर जो है इसका एक पूर्ण नाम है। इसने भारत की पहले गीगाबाइट सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी है। जैसे आपने नाम सुना होगा एलन मस्क की, आप जानते हैं टेस्ला के जो ऑनर है, या कहते हैं स्पेस एक्स के जो ऑनर है, उनका स्टारलिंक नाम सुना होगा आपने। वह सेम आपका ऐसे ही रिलायंस है, उसने लॉन्च किया आपका ये कौन सा, इस जियो स्पेस फाइबर नाम से लॉन्च किया है इसका। ठीक है, तो बता दें रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड जिन्हें जो कि भारत की लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, इसने जियो स्पेस 5 नाम से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च करी है। ठीक है, और ये भारत की पहली ऐसी सर्विस होगी जो प्रोवाइड करेगी आपको। इससे क्या आपको हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस मिलेगा पूरे उस एरिया में जहाँ आपको चाहिए, है ना। जैसे एलन मस्क ने आपको जो स्टारलिंक नेटवर्क प्रोवाइड करा था ना, हर जगह बोला हम आपको नेटवर्क देंगे, ऐसे ही जियो ने शुरू कर दिया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है एयरबस हैज़ टाइड अप विथ विच IIT टू प्रमोट द टैलेंट डेवलपमेंट इन द इंडियन एरोस्पेस सेक्टर। तो एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस के क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ या IIT संगठन के साथ समझौता किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, IIT कानपुर। जी हाँ, IIT कानपुर के साथ क्या नाम है, IIT कानपुर के साथ ये आपका टाइप किया है किसने? एयरबस ने। ठीक है, तो आप बता दें IIT कानपुर और एयरबस ने एक फॉर्मलाइज्ड पार्टनरशिप बनाई है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर ली है, जिसके तहत क्या करेंगे वो आपको एक इंडिया के अंदर जो एरोस्पेस से रिलेटेड जो नॉलेज है वो उसको बढ़ावा देंगे। वहीं आपको बता दें ये जो एयरबस है ये यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है। ठीक है, और ये एयरलाइन मैन्युफैक्चर है और साथ ही में हेलीकॉप्टर भी मैन्युफैक्चर करती है आपकी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस 6 month एक्सेसिबल वीज़ा फैसिलिटी फॉर इंडियन सिटीजन्स। तो किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 6 महीने की सुलभ वीज़ा सुविधा शुरू की है? मतलब क्या है, आपको उस कंट्री में बिना वीज़ा के एंट्री मिल जाएगी। आप वहाँ जाएंगे और अराइवल ऑन वीज़ा कहते हैं अराइवल ऑन वीज़ा ऑप्शन जो होता है ना, सेम वही होता है। आप वहाँ से कंट्री जाएंगे, वहाँ के तुरंत आपको तुरंत वीज़ा मिल जाएगा। पहले क्या होता था, आपको पहले अप्लाई करना पड़ता था, फिर वो आपको बताते थे कि कब देंगे नहीं देंगे, है ना, उसके बाद आपको जाने का मौका देता था। अब क्या होगा, पहले वहाँ जो उस कंट्री में चाहिए वहाँ पे आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन देश है ये? आपका थाईलैंड आपका ये देश है। ठीक है, तो थाईलैंड ने 6 महीने के लिए हमको क्या है वीज़ा फ्री एंट्री दे दी है, या कहते हैं अब 6 महीने के लिए हम बिना वीज़ा लिए उनकी कंट्री में जा सकते हैं। बस वहाँ गए और तुरंत वो हमारा पासपोर्ट चेक करेंगे, बोले भारतीय आप, ठीक है आप चाहिए अंदर। ठीक है, चलिए आप देखते हैं थाईलैंड ये कंट्री है, आप जानते हैं इंडिया से हमारा प्यारा भारत है। हमारे प्यारा भारत में आपको आप कह सकते हैं साउथ ईस्ट में पड़ता है आपका ये। ठीक है, साउथ ईस्ट में ये एरिया पड़ता है। और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए आपके? तो इसके पड़ोसी देश हो गए आपके म्यांमार, लाओस, है ना, कंबोडिया
और आपका ये मलेशिया भी इसका पड़ोसी देश हो गया आपका। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री रिपोर्ट हाउ मेनी पीपल्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन रोड एक्सीडेंट 2022। तो परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की जान गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 1,68,000 लोगों की जान गई है एक साल के अंदर सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में। ठीक है, तो इसके बारे में बता दें कि 1,68,000 लोगों की जान गई है, जो और साथ ही 4,43,000 लोग क्या है आपके जख्मी हुए, क्या कहते हैं इंजर्ड हुए हैं रोड दुर्घटनाओं में। ठीक है, सड़क दुर्घटनाओं में इंजर्ड हुए हैं। और ये आपको पता है ये एनुअल रिपोर्ट आती है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट लाई जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। ठीक है, आपको बता दें जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो एक साल में हमारे 11.19% इंक्रीज़ हुए हैं। ये इंक्रीज़ हुए हैं 2022 में एज़ कम्पेयर टू 2021 के मुकाबले 2022 में लगभग 12% की हमने इंक्रीमेंट देखी है रोड एक्सीडेंट के अंदर में। ठीक है, और नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट इज इंक्रीज बाय 9.4%, और मृत्यु दर जो है वो 9.4% तक बढ़ी है आपकी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको पूछना है, बताते हैं क्वेश्चन अगले। तो आपको बताना है हु हैज़ वॉन दी बैलोन और डियोर अवार्ड। तो बैलोन डियोर पुरस्कार किसने जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, लियोन मेसी ने जीता है पुरस्कार। देखते हैं फोटो है, तो आपको बता दें लियोन मेसी ने जो कि अर्जेंटीना के हैं उन्होंने जीता है अपना 8वां बैलन डियोर पुरस्कार जीता है आपका। और बता दें जो मेसी है उससे पहली बार इन्हें ये अवार्ड 2009 में जीता था, और तब 2009 से लेकर अब तक टोटल 8 बार ये अवार्ड जीत चुके हैं। ठीक है, और ये आपका पता है बैलोन डियोर जो है एक एनुअल फुटबॉल अवार्ड है जो कि फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाता है। उनकी मैगजीन फ्रांस फुटबॉल के द्वारा दिया जाता है। कब से देना शुरू किया गया था? ये 1956 से इसकी शुरुआत करी गई थी और अभी तक दिया जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा ये पुरस्कार किसको मिला है? तो लियोन मेसी को मिला है, टोटल 8 बार मिला आपको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको बताना है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक विल बी मर्ज विथ बैंक। तो आपको बताना है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का किस बैंक में विलय किया जाएगा? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में इसका क्या है आपको मर्जर किया देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच मेडल वॉज वॉन बाय ज्योति याराजी इन 100 मीटर हर्डल्स एट द 37th नेशनल गेम्स। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल जीता। फोटो देख सकते हैं, ये ज्योति याराजी का फोटो है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता आपका। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है व्हाट इज द नेम गिवन टू ग्वालियर बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को क्या नाम दिया गया है? तो सही बता दें आपको, तो ऑप्शन ए आपका नाम दिया गया है द सिटी ऑफ म्यूजिक नाम दिया गया है किसको? ग्वालियर का। ठीक है, तो आपको बता दें जो ग्वालियर है उसको सिटी ऑफ म्यूजिक दिया है। वहीं केरल की कोझिकोड केरल का कोझिकोड जगह जो है उसे नाम दिया गया है सिटी ऑफ लिटरेचर नाम दिया गया है। ठीक है, वहीं मध्य प्रदेश में ग्वालियर जो जगह है उसका नाम जो है सिटी ऑफ म्यूजिक दिया गया है किस द्वारा? यूनेस्को द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसमें टोटल यूनेस्को ने 55 सिटीज़ का इसमें शामिल किया है। नाम दिया किस तरह से देखे हैं तो नाम दिया उनको, उनमें से 2 शहर जो है वो भारत के हैं। ठीक है, और किस सेक्टर में दिया गया है? ये 7 एरिया क्राफ्ट, फ्लोक आर्ट्स, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट, म्यूज़िक, इस सेक्टर्स के तहत क्या है इनको ये क्या नाम है वो दिया जाता है, ये नाम दिया जाता है या कहते हैं उसमें लिस्ट में शामिल किया जाता है इसको। ठीक है, इसकी अनाउंसमेंट कब करी गई थी? वर्ल्ड सिटीज़ डे के अवसर पर करी गई थी, और वर्ल्ड सिटीज़ डे कब मनाया था? अक्टूबर 31 को मनाया जाता है। ठीक है, आपको बता दें हमारे देश से बहुत फेमस तानसेन का नाम सुना होगा आपने, वो भी उनका भी जन्म कहाँ? ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन हैज़ बीन सेट अप बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, उत्तराखंड द्वारा ये शुरू की गई है। तो आपको बता दें राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन है इसका जो सेटअप है उत्तराखंड सरकार ने करा है, और इसका जो फेडरेशन है वो स्टेब्लिश करी गई है इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट अराउंड दी
टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके लिए आपकी पूरी स्थापना करी गई इसकी। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस फाउंडेशन का, टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट इन दी सराउंडिंग रिजर्व। तो जो रिजर्व हैं आपके, आप कहते हैं टाइगर रिजर्व्स होंगे आपके, उनके सराउंड में नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए इस फाउंडेशन की स्थापना करी गई है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है हु हैज़ रिसीव द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने प्राप्त हुआ है? उसका आंसर आपका है ऑप्शन ए, विहान तलाया। तो आप देखते हैं 10 साल का, मात्र 10 साल का ये फोटोग्राफर है ये। ठीक है, इसको आपको इसने जीता है आपका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, तो आपको बता दें विहान कलाया विकास, जो कि 10 साल के एक बेंगलुरु में रहने वाला बालक है, इसने ये अवार्ड आपका क्या नाम है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। और किस कैटेगरी में? 10 ईयर अंडर, तो 10 साल के अंदर तक में ये अवार्ड मिला है। तो ये नहीं कि पूरा 10 साल की कैटेगरी में जो होते हैं ना, उन बच्चों को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये फोटोग्राफी एक तरह से ऑस्कर माना जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है, इस अवार्ड को, ठीक है, ऑस्कर की तरह माना जाता है फोटोग्राफी के अंदर। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है वेयर हैज 6th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली बीइंग हेल्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन सभा का 6ठा सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित किया जा रहा है। ठीक, आपको बता दें 6 ये आपका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये शेड्यूल किया गया था 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपको मनाया गया है। इसमें टोटल 116 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें आपकी बात करी गई है क्या नाम है, अफोर्डेबल सोलर एनर्जी और कम्युनिटीज़ अराउंड दी वर्ल्ड। तो सभी लोगों के लिए सस्ती आपको सोलर एनर्जी मिल सके, इसके ऊपर बात करी गई है। और इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर करी थी। कब? आपकी 2015 में करी गई थी, 30 नवंबर 2015 को करी गई थी। कहाँ पे? फ्रांस के अंदर करी थी, पेरिस जगह है, इसी के नाम से आता है। COP21 इसे ही कहते हैं। ठीक है, कहाँ करी गई थी? COP21 पे करी गई थी, याद रखिएगा। ये इसकी स्थापना कहाँ गई थी? COP21 हुआ था फ्रांस के अंदर, तभी इसकी स्थापना करी गई थी। किसकी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करी गई थी। आप इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। आपको बताना है दी 2034 फीफा वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो 2034 का फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन डी, सऊदी अरेबिया में इसकी आयोजित किया जाएगा 2034 में। ठीक है, तो आपको बता दें जो ऑस्ट्रेलिया है उसने बिड डालने से मना कर दिया, पर सऊदी अरेबिया ने क्या नाम है मना करने से क्या सऊदी अरेबिया को ऑफर मिल गया है कि वो अब फीफा वर्ल्ड कप होगा 2034 में, उसे होस्ट करेगा। ठीक है, और ये होंगे कहाँ? अभी जो अब अगला फीफा वर्ल्ड कप होगा, तो अगला फीफा वर्ल्ड कप आपका 2026 में होगा। कहाँ होगा? कनाडा, मेक्सिको, यूएसए के अंदर। ठीक है, 2030 में भी होगा, वो कहाँ होगा? मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन के अंदर, ऐसे ही। ठीक है, और इसके फीफा फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसका पूरा नाम है फीफा का, इसी हम कहते हैं फीफा। ठीक है, इसे फाउंड कब किया गया था? इसे फाउंड किया था 1904 में इसका फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो है गिनी इन्फेंटिनो। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट आपके। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। आपको बताना है व्हेन वाज द फाउंडेशन डे ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड केरल सेलिब्रेटेड। तो इन सभी 6-7 राज्यों का जो नाम दिया मैंने आपको, इनका फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन ए, 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये सभी राज्यों का जो स्थापना है वो 1 नवंबर को हुआ था भारत के अंदर। ठीक है, तो आपको बता दें मध्य प्रदेश है वो उसकी 68th फाउंडेशन डे मनाया गया है 1 नवंबर 2023 को। वहीं 1 नवंबर को 2020 में छत्तीसगढ़ जो आपका यूनियन टेरिटरी है, इसको छत्तीसगढ़ राज्य है जो है, छत्तीसगढ़ राज्य है, वो बनाया गया था मध्य प्रदेश से अलग करके। ठीक है, तो इसका भी फाउंडेशन छत्तीसगढ़ को 1 तारीख को छत्तीसगढ़ का भी क्या नाम है फाउंडेशन डे मनाया जाता है। वहीं पंजाब को हरियाणा से अलग किया गया था, इसलिए इसका भी कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 में। वहीं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, इन सभी को 1 नवंबर 1956 में क्या है इनकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। आपको बताना है हु हैज़ बिकम दी CEO एंड MD ऑफ टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी। तो टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जीज के CEO और MD कौन बने हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, दीपेश नंदा। जी हाँ, दीपेश नंदा फोटो देखते हैं, ये बन गए हैं आपके CEO एंड MD ऑफ टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी के। ठीक है, आपको चलिए और
और फिर आपको करते हैं हु हैज़ वन द ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड 2023। तो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2000 पुस्तक पुरस्कार 2000 किसने जीता है? उससे आंसर आपका ऑप्शन डी नंदिनी दास जी ने जीता आपका। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं ये इंडिया की जन्मी आपकी नंदिनी दास जी हैं। इनको 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड मिला है। किसके लिए? उनकी बुक है द कोर्टिंग अर्थ है इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ये बुक इनकी बुक है, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है और ये इनकी पहली बुक है। पहली बुक में इनको ये पुरस्कार मिल गया है। नंदिनी दास क्या एक प्रोफेसर है किसकी? इंग्लिश लिटरेचर की। कहाँ पे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि नंदिनी दास है वो आप पे इस स्टोरी जो बुक है उनकी स्टोरी जो है सर थॉमस रोज, जो कि कौन थे आपके 17वीं सेंचुरी में आए थे भारत के अंदर, उनके ऊपर पूरी घूम रही है। जो कि कौन थे? सर थॉमस रोज कौन थे? रॉय कौन थे? तो सर थॉमस रॉय जो थे वो फर्स्ट ब्रिटिश एम्बेसडर थे इंडिया के लिए। ठीक है, ये आपके सूरत में आए थे। कहाँ पे? किंग जेम्स फर्स्ट के उस टाइम जो किंग जेम्स फर्स्ट थे ना, उनके लिए आए थे। ये मुगल एम्पायर के कोर्ट, जहांगीर के कोर्ट में थे, तब आए थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बिकम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन डी मनोरंजन मिश्रा। ठीक है, आप देखते हैं फोटो, ये मनोरंजन मिश्रा जी का, ये बन गए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आपको बताना है हु हैज़ टॉप द हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023। तो हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष स्थान में कौन है? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन डी शिवनादर जी। हाँ, शिवनादर जी इस लिस्ट में 7 नंबर पर है। अच्छा, फिलैंथ्रोपी मतलब होता है कि दान करने वाला व्यक्ति। जो सबसे बड़ा दानी व्यक्ति कौन है पर डे के हिसाब से भारत के अंदर? तो भारत के अंदर ये शिवनादर जी बन गए, जो कि फाउंडर है किसके? SCL टेक के फाउंडर है। ये टॉप करा है इन्हें हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट के अंदर। ठीक है, और 2022-23 में इन्होंने टोटल 2042 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। ठीक है, मतलब दान दी है। वहीं विप्रो के जो आपके फाउंडर हैं अजीज प्रेम जी और इनकी फैमिली, इन्होंने क्या सेकंड स्पॉट हासिल किया है और इन्होंने डोनेट किए हैं 1774 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और ये लिस्ट दे रखी है आपको। नंबर 1 पे नादर एंड फैमिली, शिव नादर एंड फैमिली। नंबर 2 पे अजीत प्रेम जी एंड फैमिली। नंबर 3 पे मुकेश राम जी एंड फैमिली। नंबर 4 पे कुमार मंगलम बिरला एंड फैमिली। फिर नंबर 5 पे आपको अडवाणी आते हैं, फिर बजाज फैमिली आती है, फिर अनिल अग्रवाल फैमिली आती है, नंदन और आते हैं 2200 आपके लोग आते हैं। टॉप 10 आपकी लिस्ट दे रखी है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है इनकोर ऐप हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय whom। तो इनकोर ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, चुनाव आयोग द्वारा आपका इनकोर ऐप आपका बना के तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे क्या ये बाकी लोगों के पास ही पहुँच सके। आज के लिए बस रखते हैं। जय हिंद।